तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डे 47 ऑफ आवर डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में। आई थिंक ये डे 48 होना चाहिए। आई डोंट नो कि क्या होना चाहिए था एक्चुअल में। सो जैसे जैसे प्रीलिम्स नजदीक आता जा रहा है, अराउंड 120 डेज बचे हुए हैं भाई साहब प्रीलिम्स के लिए। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, ठीक है, कल भी टेलीग्राम पे मैंने एक सेशन लिया था, बहुत सारी क्वेरीज उसके बाद आना शुरू हुई है। कंफ्यूजन है इस टाइम पे करंट अफेयर का, बहुत लोगों ने करंट अफेयर को कवर किया भी नहीं है, राइट। और बहुत लोगों का अब ये क्वेश्चन है कि क्या पीटी 365 वगैरह वगैरह जो ये एनुअल कंपाइलेशन आती है, ये सफिशिएंट है या नहीं है। मैंने कल भी यही बात बोली सभी को कि भैया जितने आप जिस जिस मर्जी से पूछ लो, एक टॉपर ने बड़ी सही बात कही थी कि अगर करंट अफेयर कवर नहीं किया है तो पीटी 365 वगैरह पढ़ लेना, एक ही चीज पढ़ना, क्वेश्चन आना तो वहां से भी नहीं होता है, राइट। तो ये आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए। मैं सजेस्ट आगे के लिए यही करूंगा कि जितना हो सके अपने स्टैटिक को छोड़िए मत। स्टैटिक के आपने जो आपके नोट्स बने हैं या फिर जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, बुक्स पढ़ रहे हैं, उनको छोड़िए मत। और जितना हो सके पीवाईक्यूज का एनालिसिस कीजिए। वही पीवाईक्यू की चीज हम यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करते हैं। ना सिर्फ यूपीएससी के सीएससी के पीवाईक्यूज, बल्कि सीडीएस सीएपीएफ इन सब चीजों के पीवाईक्यूज भी यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं। डेली आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सेशंस थोड़े लंबे जा रहे हैं, राइट। आई आई नो दिस कि मतलब काफी कई बार ये 25 मिनट 30 मिनट का हो जाता है। मैं इसे रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा, राइट। मैं कोशिश करूंगा कि ये 12 से 13 मिनट के डेली हो, ताकि आपका बहुत ज्यादा टाइम भी ना जाए। आप 2x स्पीड में भी इन्हें देख सकते हैं, लेकिन प्रॉमिस मेरा ये है कि भैया यहाँ पे जो भी चीज आपको मिलेगी वो एकदम टू द पॉइंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारी चीजें मिलेगी, और पीवाईक्यूज की लिंकेज यहाँ पे आपको मिलेगी बेसिकली। ये आपको आज के सेशन में भाई साहब देखने को मिलेगा कि एनवायरनमेंट से इकोनॉमिक्स हम कैसे लिंक करते हैं। आगे आगे चल के देखिए भैया, नई नई चीजें दिखती कैसे हैं। ये क्वेश्चन आया था सीडीएस में भाई साहब की रेस टू जीरो जो कैंपेन है, ये किस चीज से रिलेटेड है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेस टू जीरो कैंपेन इज टू बिल्ड मोमेंटम अराउंड द शिफ्ट टू अ डीकार्बोनाइज्ड इकोनॉमी। एक स्टेटमेंट बोल रही है डीकार्बोनाइजेशन के बारे में। इट इज रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ जीरो सम गेम। नाउ, जो लोग पीएसआईआर ऑप्शनल के हैं उन्हें ये गेम थ्योरी पता है। जो लोग पीएसआईआर ऑप्शनल के नहीं है, जो जनरल स्टडी के पर्सपेक्टिव से या फिर कहीं पे भी आप अगर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से स्टडी कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू स्टडी अबाउट दिस जीरो सम गेम। जीरो सम गेम बेसिकली आईआर से रिलेटेड होता है कि भैया दो जो आपके, ठीक है, there are certain types of games. For example, there is a chicken's dilemma, there is a prisoner's dilemma, there is a zero sum game. Zero sum game माने आपके जो ठीक है, जो दो कंटेंडर हैं, जो दो दो कंट्रीज हैं, उनमें से किसी का ना प्रॉफिट हो ना किसी का लॉस हो, राइट। सो ये जो चीजें रहती है, दिस इज बेसिकली योर जीरो सम गेम एटसेट्रा, इस तरीके की गेम्स रहती हैं। इस गेम थ्योरी को अभी छोड़ दो। ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो कह रही है, राइट, जी, रेस टू जीरो कैंपेन अगर डीकार्बोनाइजेशन से रिलेटेड है तो जीरो सम गेम से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि है ना, आईआर की जो बेसिकली डिप्लोमेसी है, ये डिप्लोमेसी से रिलेटेड नहीं है। और नॉर्मली कैंपेन डिप्लोमेसी से रिलेटेड नहीं होता है ना। अगर किसी को पता है जीरो सम गेम क्या है, डिप्लोमेसी से रिलेटेड है, कैंपेन आप डिप्लोमेसी में कैसे चला लेते हैं। नॉर्मली ये कैंपेन वगैरह ऐसे जो वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे आज के दौर में स्पेसिफिकली, समझ लेना कि ये सारे कैंपेन्स नॉर्मली नॉर्मली जैसे रेस टू जीरो है, ये सब चीजें आपके एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो डेफिनेटली दिस इज बेसिकली जीरो, है ना, नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050 लाने के लिए देर इज अ रेस टू जीरो कैंपेन। ये रेस टू जीरो कैंपेन को सर्च करते करते जब मैंने ये यूएनएफसीसी की वेबसाइट में देखा, तो कुछ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली। ये अगले साल प्री में पूछा जा सकता है भाई साहब। जो ये रीसेंट सीडीएस सीएपीएफ और ठीक है जो एनडीए वगैरह के ये क्वेश्चन होते हैं, इनका फायदा एक ये रहता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन अगले साल में रिपीट होते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलता है यूपीएससी की नजर में क्या चीजें चल रही है ना। ऐसे वो पूछ लेता है आपसे, फॉर एग्जांपल U2 कोएलिशन उन्होंने पूछ लिया, अंडर 2 कोएलिशन पे क्वेश्चन आया था, है ना। क्लाइमेट ग्रुप पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था। ऐसी चीजें उन्होंने पूछी हुई है ना। EP100 EV100 वगैरह ये किन के इनिशिएटिव है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने ऑलरेडी पिछले साल पढ़ाया हुआ है, ठीक है, ये सब चीजें ऑलरेडी डिस्कस हुई है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये किसके इनिशिएटिव्स है। अब देखो ये रेस टू जीरो कैंपेन भी ऐसे ही, ऐसे उन्होंने एक बार water.org पे क्वेश्चन पूछ लिया था कि भैया हाँ बताओ, ये पर्टिकुलर वाटर का ये जो चैलेंज है वाटर क्रेडिट, ये वाटर क्रेडिट किसका इनिशिएटिव है, ऐसे करके उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। अभी ये रेस टू जीरो भी न्यूज में है। याद रखना,
ये किसी यूएन की बॉडी का नहीं है, हालांकि यूएनएफसीसी की वेबसाइट पे इसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये एक प्राइवेट इनिशिएटिव है, बेसिकली रेस टू जीरो ग्लोबल इनिशिएटिव है, ग्लोबल कैंपेन है, जिसमें बिजनेसेस, सिटीज, रीजन्स, इवन आपके ठीक है गवर्नमेंट्स, ये सब मिलकर के आ रहे हैं, जिनका एकमात्र क्या एम्बिशन है कि 2050 से पहले हम जो है एट द अर्लीस्ट, ठीक है, ये नेट जीरो इनिशिएटिव्स लाएं। जो भी लोग इस कैंपेन को ज्वाइन करेंगे उनको एक 5P की इनकी अप्रोच है कि भैया आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा पहले, कि आप है ना, आपको अपना प्रोग्राम प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी पहले आपको प्रोग्राम ड्राफ्ट करना पड़ेगा, फिर वो प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसका आपको ठीक है अप्रेजल वगैरह करना पड़ेगा। ऐसी इनकी स्ट्रेटजी रहती है जो आपको याद नहीं रखनी है। तो कोई भी इसका मेंबर बन सकता है, एनजीओ वगैरह, एनजीओ सब चीजें है ना, प्राइवेट कंपनीज, ये सब इसके मेंबर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ से हमने सिर्फ यहाँ नहीं रुकना है। एक हमें यहाँ से क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, दूसरा हमें यहाँ से ठीक है जो रियल इकोनॉमी है, राइट, वन सेकेंड, यहाँ पर एक वर्ड मेंशन किया गया है, रियल इकोनॉमी। ये रियल इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, पिछले 1-2 साल में पूछी गई है। ये क्या चीजें होती है, ये सब चीजें हम यहाँ से जानेंगे। पहले देखो क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस के बारे में, कि ये एक अलायंस है, वही सब चीजें कि भैया दिस इज बेसिकली एन अलायंस कंप्राइजिंग ऑफ ठीक है वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपके एनजीओ एनजीओ वगैरह सब चीजें आ रही है। स्टार्ट ये हुआ 2020 में, राइट, और ये आपके ठीक है COP25 में ये बेसिकली इसको इनिशिएट किया गया था, राइट। और ये देखिए जो जो क्लाइमेट एक्शन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक्चुअली पता क्या, देयर इज अ वेबसाइट, ठीक है, जहां से मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है, और वहां पर जितने भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव है, मेजर इनिशिएटिव, वो यूएन की एक वेबसाइट में उसका पूरी डिटेल दी गई है। मैंने पिछले साल भी एक ऐसी वीडियो लाई थी, इस साल भी आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग सच वीडियो, कि भैया उस पूरी एक वेबसाइट में जो जो ऐसे इनिशिएटिव है ना, रिसेंट इनिशिएटिव दिए गए हैं, जो एकदम उल जलूल टाइप के इनिशिएटिव होते हैं, जो यूपीएससी पूछ लेता है, वो उसी वेबसाइट से वहां से पूछे जाएंगे। मैं इस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, एक 3-4 दिन में इस पे जरूर वीडियो आएगी, राइट। इसका जो सेक्रेटेरिएट है ना, क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस, इसका जो सेक्रेटेरिएट है, ये आपके ठीक है, ये रेस टू जीरो, रेस टू जीरो के साथ ये शेयर करते हैं। और जो मेंबर रेस टू जीरो के मेंबर होते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस के मेंबर बन जाते हैं। तो ये एक प्राइवेट अलायंस है, इसमें ठीक है कंट्रीज भी, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी, ये सब लोग इसमें एक मेंबर रहते हैं। दूसरी जो हमने अभी यहाँ पे बात करी, रियल इकोनॉमी की बात, ये रियल इकोनॉमी भाई साहब यहाँ पे क्वेश्चन आया था, बहुत पुराना नहीं है, 2022 का क्वेश्चन है, कि रियल सेक्टर इकोनॉमी में इनमें से कौन कौन से सेक्टर्स हैं। फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स, है ना, कमर्शियल बैंक्स लेंडिंग मनी टू ट्रेडिंग कंपनी, या फिर कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज। समझ रहे हो, रियल सेक्टर इन्होंने पूछा हुआ है। आंसर इज 1 and 2 ओनली। व्हाट इज दिस रियल इकोनॉमी या फिर रियल सेक्टर? रियल सेक्टर, अब देखो इकोनॉमी में 3 तरीके के नॉर्मली सेक्टर रहते हैं। एक रहता है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सेक्टर, एक होता है आपका रियल इकोनॉमी, ठीक है, और एक होता है आपका फाइनेंशियल इकोनॉमी। फाइनेंशियल इकोनॉमी, ये जो सेकंड दो वाले, ये जो लास्ट दो के ये जो ऑप्शन है, कमर्शियल बैंक की लेंडिंग एक्टिविटीज, या फिर कोई कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड कहीं ओवरसी, या फिर बॉन्ड मार्केट वगैरह जो है, ये सब चीजें आपके फाइनेंशियल मार्केट में इंक्लूड होते हैं। रियल प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है इसमें, समझ रहे हो। इसीलिए जब आप आपसे ये भी अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में अगर जीडीपी की कैलकुलेशन हो रही है, तो इनमें से क्या क्या चीजें उसमें कैलकुलेट की जाएंगी, भाई साहब उसमें लेंडिंग एक्टिविटी कैलकुलेट नहीं होगी। हालांकि जिस बैंक ने लेंड किया है, कोई पैसा कर्ज में दिया है, तो उस बैंक में मैनेजर भी काम करता होगा, उसके वर्कर भी काम करते होंगे, वो सब सर्विसेज में इंक्लूड जरूर होंगे। बट जो उन्होंने लोन दिया हुआ है, जो अमाउंट लोन का उन्होंने दिया हुआ है, वो लेंडिंग आपकी जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगी। समझ रहे हो, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है, वो ट्रेडिंग आपकी जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगी। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट अ रियल सेक्टर, वहां रियल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का। रियल सेक्टर ये दो है आपके, राइट, जहां रियल प्रोडक्शन हो रहा हो। और ये यही जो रियल इकोनॉमी है, रियल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, इट बेसिकली रेफर्स टू ऑल द रियल नॉन फाइनेंशियल एलिमेंट्स, जिसमें कोई फाइनेंशियल एलिमेंट इन्वॉल्व ना हो। वो आगे से आपको ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से सेक्टर रियल सेक्टर है। क्या बार्टर इकोनॉमी एक रियल सेक्टर है? यस। अगर आप बार्टर इकोनॉमी, ठीक है,
भले ही बार्टर सिस्टम ना आज भी गांव में बहुत ज्यादा चलता है, राइट। फॉर एग्जांपल जजमानी सिस्टम इज अ बार्टर सिस्टम, इट इज अ काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम, जजमानी सिस्टम, है ना। ऐसे ही प्रांजल इज अ स्टूडेंट फ्रॉम महाराष्ट्र, शी वाज टेलिंग, और यही चीज हमने आई थिंक पिछले कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस भी करी थी कि शिवाजी के टाइम पे महाराष्ट्र में बलूतेदारी सिस्टम था, और ये उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा था, व्हाट हु वर बलूतेदार। बलूतेदार वर बेसिकली महाराष्ट्र के एरिया में वो सारे आर्टिजन्स जिन्हें नॉर्थ इंडिया में ठीक है जजमान कहा, ठीक है जजमानी सिस्टम कहा जाता था। बलूतेदारी सिस्टम बिल्कुल वैसी ही थी शिवाजी के टाइम पे, राइट महाराष्ट्र में। तो ये सब जो सिस्टम्स हैं दे आर बेसिकली बार्टर बेस्ड सिस्टम, इसमें पे नहीं किया जाता, इसमें बस सर्विसेज एक्सचेंज की जाती है, राइट। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रियल इकोनॉमी, ऑल्दो आज के दौर में इसे जीडीपी में मेजर नहीं कर पा रहे हैं हम, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ मेजर रियल इकोनॉमी, राइट। जिसमें मॉनेटरी सिस्टम इन्वॉल्व ना हो, दैट इज अ रियल इकोनॉमी। बट इसका मतलब ये नहीं होगा कि हर वो चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बिस्कुट खरीदा, उसमें तो आप 10 रुपए दे रहे हैं, मॉनेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है। भाई साहब 10 रुपए जहां आप दे रहे हैं उसमें आप रियल गुड भी तो एक्सचेंज कर रहे हैं, रियल गुड एक्सचेंज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डॉलर के बदले में आपने ये 10 रुपए दिए, नो। मॉनेटरी सिस्टम के बदले में मॉनेटरी सिस्टम नहीं दिया, लेबर के बदले में मनी आपने दिया, रियल गुड के बदले में मनी दिया। तो जहां रियल गुड इन्वॉल्व हो वही आपकी रियल इकोनॉमी होगी। गॉट इट, राइट। इससे फ्यूचर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये दिमाग में बना लेना। और भाई साहब ये पहली बार नहीं पूछा गया था 2022 वाला ये क्वेश्चन, ये इससे पहले 2010 में एक ऑप्शन पे यहाँ पे समझ लो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन की अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन क्या है? इट इज अ सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट अदर करेंसीज, फॉल ऑफ करेंसी अगेंस्ट अदर करेंसीज। भाई साहब इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं करेंसी का, समझ रहे हो। डेप्रिसिएट हो रहा है रूपी अगेंस्ट अदर करेंसी, रूपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में अगर गिर रही है तो उसे हम डेप्रिसिएशन कह रहे हैं, डिफ्लेशन नहीं कह रहे हैं, राइट। दूसरा, इट इज परसिस्टेंट रिसेशन इन बोथ फाइनेंशियल एंड रियल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। नहीं, ये उल जलूल एक डिस्क्रिप्शन है, आई डोंट नो ये किस चीज की डिस्क्रिप्शन होगी, बट यहाँ दो सेक्टर अपीयर तो हो गए, उन्होंने इसी पे क्वेश्चन बना दिया कि इनमें से कौन सा सेक्टर रियल सेक्टर है, कौन सा सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर है। इसी पे फ्यूचर में क्वेश्चन बना देंगे, वो बोलेंगे कि बताओ इसमें से फाइनेंशियल सेक्टर कौन है, रियल सेक्टर कौन है ना। पीवाईक्यू में सॉरी फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इट इज अ परसिस्टेंट फॉल इन जनरल प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और चौथा, इट इज अ फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो, रेट ऑफ इन्फ्लेशन में फॉल का मतलब क्या होता है कि 7% इन्फ्लेशन था, इस रेट में फॉल होकर के अब इन्फ्लेशन 4% रह गया, बट इसे हम डिप्लेशन नहीं कहेंगे, इसे हम कहते हैं डिस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हो रहा है लेकिन पहले जो रेट था उससे कम इन्फ्लेशन हो रहा है, दैट इज डिस इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन इज दिस कि भैया ओवरऑल आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उनके ओवरऑल प्राइसेस ही डिक्लाइन कर गए। यहां पर अगर 100 रुपए की गुड पहले, है ना, मान लो 7% इन्फ्लेशन था, तो 100 रुपए की गुड होनी वो चाहिए थी 7% इन्फ्लेशन से लगभग 107 रुपए की, बट इन्फ्लेशन का रेट घट गया और ये अब 104 रुपए की हो गई। प्राइसेस तो इंक्रीज हुए नेट, लेकिन भैया डिफ्लेशन के मामले में मान लो अगर 4% डिफ्लेशन चल रहा हो, तो 100 रुपए की गुड का 4% डिफ्लेट होकर के वो सिर्फ 96 के आसपास इसके प्राइसेस रहेंगे, समझ रहे हो। सो इट मींस गुड के ही प्राइसेस घट रहे हैं, नीचे को जा रहे हैं गुड के प्राइसेस, दैट इज योर डिफ्लेशन वर्सेस डिसइंफ्लेशन का डिफरेंस। ये मैंने आपके लिए इंटेंशनली यहाँ पे क्वेश्चन पीवाईक्यू से लाया हुआ है कि प्रोडक्ट, है ना, जीडीपी में भारत में किसका कितना शेयर है। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ यहाँ से इस क्वेश्चन से, हालांकि हो सकता है आपको लगे कि आउटडेटेड जैसा ट्रेंड है क्वेश्चन का कि इनमें से किसका ज्यादा शेयर है किसका कम शेयर है। एक्चुअल में इसका जो आंसर है दैट इज ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सर्विसेज में आते हैं। फाइनेंशिंग, है ना, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट एंड बिजनेस सर्विसेज, ये भी सर्विसेज में आ रहे हैं, राइट। तो इनका जो फॉर एग्जांपल ट्रेड हो रहा है, ट्रेड तो ट्रेड सिर्फ ट्रेडिंग नहीं होती है, ठीक है, ट्रेड गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड भी होता है, तो डेफिनेटली ट्रेड का तो बड़ा रोल होगा ही। होटल, ट्रांसपोर्ट वगैरह अराउंड 9% जीडीपी टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड है, राइट। तो होटल, ट्रांसपोर्ट वगैरह का इनका बड़ा रोल होगा ही इसमें। कम्युनिकेशन भी है, ठीक है, काफी इसका रोल है। तो लॉजिकली हम ये यहाँ से बना सकते हैं कि अब तीन जो है ना ये टॉप में रहेगा, तीन टॉप में रहेगा, दो एलिमिनेट कर दो इसके ऑप्शन। भाई साहब एक्चुअल ना यहाँ पे है इसमें ट्रिक, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में।
अराउंड 19%, ठीक है, 18 to 19% आपका एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग का रोल रहता है जीडीपी में। मैन्युफैक्चरिंग हमारी 16% के आसपास ही है। ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि 2023 में देयर वाज ए क्वेश्चन, मेंस का पहला क्वेश्चन था मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, और मैंने उसमें ये डाटा ही गलत डाल दिया। मुझे नहीं पता था कि 16% इतनी कम है, एग्रीकल्चर से भी कम है इसका शेयर, समझ रहे हो। आई कोटेड अराउंड 21%, ऐसे ही अंदाजे से डाल दिया इंट्रो में, और पहला क्वेश्चन था वो, राइट। तो ये डेटा पता नहीं था, क्योंकि मुझे जो याद रहा वो ये था कि वी आर एमिंग एट 25% जीडीपी शेयर, है ना, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये आपके 2022, आई थिंक 2022 के जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें ये दिया गया था, समझ रहे हो, ये कि भैया वी आर एमिंग एट दिस लेवल ऑफ शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बट ये नहीं पता था कि एक्चुअल में, ये पढ़ के ही नहीं गए थे, कभी ध्यान ही नहीं गया कि यार देखो मैन्युफैक्चरिंग का कितना शेयर है। तो याद रखना है, एग्रीकल्चर का शेयर मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा है आज के दौर में भी, समझ रहे हो। तो इसीलिए तो कहते हैं कि इंडिया में अर्ली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। वो कैसे भैया, हमने इंडस्ट्री खड़ी की ही नहीं, सर्विसेज सेक्टर में ज्यादा बंदों को डाल दिया, राइट। सो दिस इज वाई, अब देख लो अपने हिसाब से आंसर लगा के देख लो, 3 4 1 2, ठीक है, हाँ। तो ये बनेगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। ये हमने देख लिया। और हाँ, हमने ऊपर स्टार्ट किया था रेस टू जीरो, ऐसे में हमने रेस टू बॉटम भी नहीं भूलना है। रेस टू बॉटम बेसिकली रेफर करता है ऐसी इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को जो कंपनी या फिर स्टेट्स के द्वारा अपनाई जाएगी। कैसी? कि कंपटीशन को वो हटा दे अपनी, ठीक है, अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अगेंस्ट वो काम करे, कंपटीशन के अगेंस्ट वो काम करे। वो कैसे करेंगे? या तो वो अपने द्वारा प्रोड्यूस की गई गुड्स या सर्विसेज पे टैक्स कम कर देंगे, इनपुट की कॉस्ट कम कर देंगे, सब्सिडीज वगैरह दे देंगे, या फिर इवन लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए जो लेबर लॉज है उनको काफी रिलैक्स कर देंगे। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी एक्टिविटी को कहते हैं रेस टू बॉटम। आज के दौर में ये रेस टू बॉटम इसलिए न्यूज में है क्योंकि टैक्स हेवन पैदा हो गए हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो टैक्स हेवन के तौर पे खड़ी हो गई है, वहां पे कॉर्पोरेट टैक्स लग ही नहीं रहा है, ठीक है, बहुत कम लग रहा है, 2%, 3%, 10%। इनकम टैक्स लग ही नहीं रहा है, 1%, 2%, इतना कम इनकम टैक्स है। तो लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी जो कंट्रीज है जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह हो गया, स्विस बैंक वगैरह हो गया, ऐसे टैक्स हेवन में अपना जो है पैसा वहां पे लगा रहे हैं। इसी को रोकने के लिए अब कंट्रीज ने आपस में एक गठजोड़ किया अंडर द एजिज ऑफ G20+, ठीक है, OECD, ठीक है। इनके अंडर इन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि भैया हम ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट, ठीक है, इसको, जिसे इन्होंने कहा है कि 2 पिलर अप्रोच। अब ये 2 पिलर अप्रोच क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, समझ रहे हो। इस 2 पिलर अप्रोच के, ये PYQ है यूपीएससी का, मैंने बहुत बार ये बता दिया हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस 2 पिलर्स के वो 2 पिलर कौन कौन से 2 पिलर अप्रोच के। यू ऑल हैव टू पार्टिसिपेट, अदरवाइज आप पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। तो टैक्स हेवंस को रोकने के लिए, इस रेस टू बॉटम को रोकने के लिए, है ना, देयर इज दिस अप्रोच G20 और OECD के। और ऐसी चीजें पूछी जाती है, उन्होंने BEPS, बेस इरोजन एंड प्राइस शिफ्टिंग पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, BEPS पे ऑलरेडी क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है। तो ये कुछ चीजें है ना, ट्रांसफर पेमेंट्स पे ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, सॉरी, हाँ, ये क्या कहते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग पे ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं कई बार भूल जाता हूँ बोलना क्या है। अब आप सब लोग ये ट्रांसफर प्राइसिंग, BEPS वगैरह, ये सब चीजें ना डीपर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से अगर समझाने लगे तो फिर से ये वीडियो ऑलरेडी 18 मिनट की हो जाएगी और काफी लंबी। अरे यार बहुत बचा हुआ है अभी इसमें, तो हाँ, ठीक है, इसके नीचे का कल कवर करेंगे अब, राइट। ये एक क्वेश्चन देख लो, ये मैंने इंटेंशनली आपके लिए डाला हुआ है कि इंडिया में स्टैम्प ड्यूटीज जो है ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे लगती है, और स्टैम्प ड्यूटीज इंडिया में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले मैं आपको कंटेक्स्ट दे देता हूं, क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी प्रपोज किया है कि हम इंडियन स्टैंप बिल, नया एक बिल लाएंगे, जो कि स्टैंप एक्ट है ना इंडिया का, 1899 का, उस इंडियन स्टैंप एक्ट को हम जो है डिसकंटिन्यू करने वाले हैं। वाई? क्योंकि इस स्टैंप एक्ट में ऑनलाइन जो आपके, ठीक है, स्टैंप पेपर्स वगैरह साइन होने हैं, ऑनलाइन जो एग्रीमेंट होने हैं, उनको ऑनलाइन स्टैंप ड्यूटीज के बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं है इंडियन स्टैंप एक्ट वगैरह में, राइट। तो इसमें कुछ रिफॉर्म करने के लिए नया एक बिल प्रपोज किया गया है, इसलिए ये न्यूज में है। अब देखो भैया, जो स्टैंप ड्यूटीज है इंडिया में, इसके बारे में आर्टिकल 268 कहता है कि ये ऐसी स्टैंप ड्यूटीज होगी जो कि कलेक्ट और अप्रोप्रिएट की जाएगी बाय स्टेट, मतलब यूज कौन करेगा उस पैसे को? स्टेट, जो ड्यूटी लगेगी। और लेकिन ये लेवी किसके द्वारा की जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब चार्ज करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, बट कलेक्ट करेगी कौन? स्टेट। यूज भी कौन करेगी? स्टेट।
इंपॉर्टेंट बात। अब ये लगती कहाँ-कहाँ है? फॉर एग्जांपल आपने कोई पी नोट बनाया, प्रोमिसरी नोट वाला पी नोट, ठीक है? प्रोमिसरी नोट है। फॉर एग्जांपल आपने कोई जो स्टैम्प पेपर होते हैं, जिसे आप स्टाम्प पेपर भी कहते हैं, वो सारे पेपर, जुडिशियल पेपर्स, उसमें स्टैम्प ड्यूटी आपकी लगती है, राइट? जो फॉर्मल एग्रीमेंट्स होते हैं, इवन आपके जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है? बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है? इन सब चीजों पे, बॉन्ड हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह, इन सब पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है, जो आपके फॉर्मल एग्रीमेंट होते हैं, राइट? सब पे। इवन इवन आपके जो ठीक है, ये जो क्या कहते हैं यार, हाँ, ये जो चेक्स हैं, ठीक है, इन पे भी आपकी स्टैम्प ड्यूटी लगती है। समझ रहे हो बात को? ये आपका बैंक पे करता है। सो स्टैम्प ड्यूटीज आर लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। No, they are not levied by the state government. They are collected by the state government, levied by the center. They are appropriated by union government. No, they are appropriated and collected by state government, but levied by union government. Neither one nor two is the answer. I hope ये यार फिर से 20 मिनट की हो गई, सॉरी गाइस, राइट? मैं रोक नहीं, मैं स्पीड नहीं इंक्रीज कर पा रहा हूँ अपनी, इसके लिए सॉरी, राइट? लेकिन अगेन कल से फिर से कोशिश करेंगे कि ये 12-15 मिनट की ये वीडियोस रहे डेली की। आई होप ये जो क्वेश्चन है, हमने जो एनवायरनमेंट से जो चीज शुरू की, इकोनॉमी पे आकर के खत्म हुई, ये सीरीज आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रही होंगी। कर पा रही है तो कमेंट में जरूर बताएं, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ अगर करने का मन करे। टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा भैया, ये सारी जो पीडीएफ वगैरह होती है, मैं एक साथ, ठीक है, एक दो दो हफ्ते के बाद सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ, जब जब मुझे टाइम मिले। आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज, लव यू ऑल।